हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कुछ इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझ लिया था और देखा था कि किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी 14 जुलाई 1789 को फॉल ऑफ बेस्टाइल के साथ। लेकिन एक बार जब उन फ्रेंच लोगों ने यह डिसाइड कर लिया कि मोनार्की या डिक्टेटरशिप को हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आखिर उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन आगे कैसे बढ़ी? क्योंकि पिछले वीडियो में तो हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा ही नहीं कि फ्रांस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया या फिर अपनी पार्लियामेंट एस्टैब्लिश कर ली। वो कहानी आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो फॉल ऑफ बेस्टाइल के बाद सबसे पहले सिनेरियो ये आता है कि वहां पे जो फ्रेंच लोग हैं वो सबसे पहले एक नेशनल असेंबली बनाते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले एक काउंसिल थी जहां पर 600, 300 और 300 मेंबर्स के कैटेगराइजेशन में टोटल 1200 मेंबर्स को हम लोगों ने देखा था। फ्रेंच लोगों ने उस पुरानी पार्लियामेंट तक को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अब हम लोग खुद की एक नई पार्लियामेंट बनाएंगे, खुद की एक असेंबली बनाएंगे और उसी असेंबली में जो मेंबर्स इलेक्ट होंगे वो वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम करेंगे और फ्रांस का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। तो इसी सीरीज में हुआ ये कि नेशनल असेंबली बनाई गई और यह प्रपोज किया गया कि इस नेशनल असेंबली में कुल मिला के 700 मेंबर्स होने चाहिए। और उसमें कुछ मेजर प्रपोजल ये थे कि जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा उसे ही सुप्रीम रखा जाएगा, क्योंकि अब तक तो यह देखा गया था कि रिलीजन जो था वो फ्रांस में पूरी तरीके से सुप्रीम था। इसके अलावा सिविल और ह्यूमन राइट्स को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई, जिसमें कहा गया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष हर कोई एक समान होगा और हर कोई कानून के लिए एक जैसा होगा। तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का यहां पे कंसेप्ट लाया गया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई, जो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में भी देखने को मिलता है। वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल राइट्स फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूड करने की बात की गई। इसके अलावा और भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए, जिसमें बेसिकली यह कहा गया कि जितना ज्यादा टैक्स किंग लुइस 16 ने फ्रांस के लोगों का बढ़ा दिया था उस टैक्स को रिड्यूस किया जाएगा। लेकिन ये प्रपोजल्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन फ्रांस के जो लोग थे वो इन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी फ्रेंच लोगों का माइंडसेट, क्योंकि फ्रांस की जो आम जनता थी वो सैकड़ों हजारों सालों से रिलीजन की ही बात मानती आ रही थी और एकदम से जब उनको यह कहा गया कि अब आपको रिलीजन की बात नहीं माननी है, आप लोगों को खुद फैसला लेना है, तो वो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए और वो इस आइडिया को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि हम लोग खुद से डिसीजन कैसे ले सकते हैं। ये बिल्कुल एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आप किसी इंसान को 500,000 साल तक गुलाम बना के रखते हो और उसे यह समझा देते हो कि तुम्हें जो कहा जाएगा तुम्हें वही करना है, और एक दिन जब आप उस गुलाम को आजाद कर देते हो और फिर यह कहते हो कि अब तुम्हें कोई कुछ नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या, कैसे, कब और क्यों करना है, तुम सारे अपने डिसीजन खुद अपने हिसाब से लो, तो वो गुलाम शायद जिंदा भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसका माइंडसेट ही ऐसा हो जाएगा कि मुझे किसी के अंडर ही काम करना है। यह सेम प्रॉब्लम फ्रेंच लोगों के साथ हो चुकी थी, क्योंकि जो फ्रेंच हैं वो चर्च की सुप्रीमेसी को इस लेवल तक एक्सेप्ट कर चुके थे कि अगर अब उनके पास डेमोक्रेसी आ गई जहां पर उन्हें वोट देना होगा, सरकार चुननी होगी, कानून बनाने होंगे, वो लोग इस चीज को कभी हजम ही नहीं कर पाए। इस वजह से नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का थॉट प्रोसेस लेकर आई थी वो पूरी तरीके से फेल हो गया। लेकिन इसके बाद फ्रांस के जो बेसिकली रिवॉल्यूशनरिस्ट थे उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और फिर उन्होंने ये बोला कि अगर नेशनल असेंबली फेल हो गई है तो कोई बात नहीं, हम लोग एक और अटेम्प्ट देंगे। और इस बार उन लोगों ने नेशनल कन्वेंशन बनाया, एक काइंड ऑफ नई पार्लियामेंट को फिर से पैदा करने की कोशिश की और फिर से फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करिए। इस बार इन्होंने ये प्रपोजल दिए कि जो फ्रांस है वो पूरी तरीके से रिपब्लिक रहेगा, यानी हायरार्की किसी तरीके की नहीं चलेगी, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो इलेक्शन जीतेगा वही राजा बनेगा। और ये रिपब्लिकन थ्योरी लाते हुए ये प्रपोजल दिया गया कि फ्रांस की पार्लियामेंट में दो हाउस होंगे, एक लोअर हाउस,
एक अपर हाउस। प्लस इसके अलावा कहा गया कि सेकुलरिज्म होगा, सोशल रिफॉर्म्स अलग अलग तरीके के लाए गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लाए गए, जिसमें यह कहा गया कि कैपिटलिज्म को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिछले हजारों सालों से तो किंग लुइस 16 की जो पूरी की पूरी जनरेशन थी वो कैपिटलिज्म को ही प्रमोट कर रही थी। तो यहां पर यह कहा गया कि कम्युनिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाएगा या सोशलिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी देश के जो रिसोर्सेस हैं आम लोगों के बीच में बराबर बांटे जाएंगे या फिर उस तरीके से बांटे जाएंगे कि जिसको जितनी जरूरत है उसको उतने रिसोर्सेस मिल सकें। और इसके अलावा जब ये सारी की सारी चीजें तय हो गई कि भाई अब तो यहां पर रिपब्लिक सिस्टम आएगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इंप्लीमेंट होने के बाद इलेक्शंस होंगे और जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतेगी उसका लीडर विल बी द हेड ऑफ फ्रांस। तो यहां पर नेशनल कन्वेंशन अभी तक पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ नहीं था और फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था, लेकिन उससे ही पहले आपको फ्रांस में दो पॉलिटिकल ग्रुप देखने को मिलते हैं जिसे हम लोग जिरोंडिस्ट और जैकबिन्स के नाम से जानते हैं। और इन दोनों के बीच में राइवलरी इतनी ज्यादा शुरू हो जाती है कि इन दोनों के बीच का जो पॉलिटिकल टसल आपको देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं सिविल वॉर या एक्सट्रीम वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है और इतना ज्यादा खून खराबा होता है इन पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच में कि नेशनल कन्वेंशन जो थी उसे कैंसिल करना पड़ा और जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन था वो इस अटेम्प्ट में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फाइनली फ्रांस इतने ज्यादा अंधेरे में डूब चुका था उस वक्त कि फ्रांस को एक नए लीडर की जरूरत थी जो फ्रांस को इस अंधकार से निकाले, क्योंकि फ्रांस के जो पुराने रिवॉल्यूशनरिस्ट थे उन्होंने अपने लेवल पे तो नेशनल असेंबली, नेशनल कन्वेंशन, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन 2 बार बनाने का अटेम्प्ट कर ही चुके थे और वो हीरो जो निकल कर आता है फ्रांस को उस अंधकार से बाहर निकालने के लिए वो है नेपोलियन बोनापार्टे। लेकिन नेपोलियन बोनापार्टे एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसके आपको दो अलग अलग पहलू देखने को मिलते हैं, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे को फ्रांस की रिवॉल्यूशन का हीरो भी बताया जाता है और विलन भी। पहले हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रही थी 1789 में, उस वक्त नेपोलियन बोनापार्टे फ्रांस की आर्मी में ही एक ऑफिसर था और ये कॉर्सिका आइलैंड में ही पैदा हुए थे, जो मेडिटेरेनियन सी में एक आइलैंड पड़ता है जो फ्रेंच की ही आज तक टेरिटरी है। अब इनका जो बेसिकली राइज हमें देखने को मिलता है वो तब देखने को मिलता है जब फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्टे की जो शादी है वो फ्रेंच आर्मी के सुप्रीम कमांडर की बेटी से होती है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे बेसिकली एक यहां पर वॉर लड़ते हैं टर्लॉन का, जिसमें टर्लॉन नाम की टेरिटरी नेपोलियन बोनापार्टे अपने अंडर ले लेते हैं और उन्हें अवार्ड देने के लिए पेरिस बुलाया जाता है और वहीं पर उनकी मुलाकात होती है जोसेफिन से एंड लेटर ऑन ही गॉट मैरिड टू जोसेफिन, जिसकी वजह से ये फ्रांस की आर्मी के कमांडर बन जाते हैं। इसके बाद जब नेपोलियन बोनापार्टे के पास बहुत सारी पावर आ जाती है तो सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्टे ये डिसाइड करते हैं कि जितनी टेरिटरी फ्रेंच आर्मी ने खो दी थी पिछले कई सालों में उन टेरिटरीज को वापस लाया जाएगा, यूरोप की बाकी टेरिटरीज को अपने अंडर कैप्चर किया जाएगा और फ्रांस के लोगों का जो पैसा टैक्स में इतने सालों तक बर्बाद हुआ है उस पैसे को भी वापस लाया जाएगा। इसके लिए यहां पर नेपोलियन बोनापार्टे सबसे पहले ट्रीटी ऑफ कैंपफोर्निया करते हैं, जिसमें वो ऑस्ट्रिया को मजबूर करते हैं एक पीस ट्रीटी साइन करने के लिए और जो रिवर राइन का पूरा रीजन है वो अपने अंडर कैप्चर कर लेते हैं। इसके अलावा लैम्बार्डी, नीदरलैंड और न्यू इटालियन रिपब्लिक के जो टेरिटरीज हैं वो भी नेपोलियन बोनापार्टे अपने अंडर कैप्चर कर लेते हैं। यहां तक कि जो लैम्बार्डी का रीजन नेपोलियन बोनापार्टे ने जीता था उसे फ्रेंच लोगों को गिफ्ट कर देते हैं और कहते हैं फ्रेंच लोगों को कि अब आपको सरकार को, किसी भी डिक्टेटर को, किसी भी किंग को किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से नेपोलियन बोनापार्टे फ्रांस के लोगों के लिटरली भगवान बन जाते हैं। लेकिन यहां पर नेपोलियन बोनापार्टे सिर्फ वॉर नहीं जीतते, लेकिन फ्रांस के अंदर रहकर बहुत सारे अलग अलग रिफॉर्म्स भी लेकर आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वो गलती नेपोलियन बोनापार्टे ने नहीं की जो बेसिकली किंग लुइस 16 कर चुके थे। नेपोलियन बोनापार्टे ने सबसे पहले ये कहा कि भाई यूरोप के साथ तो मैं शांति व्यवस्था जो है स्थापित कर दूंगा, यानी उन्होंने सबसे पहले ट्रीटी ऑफ एमीन जो है वो इंग्लैंड के साथ साइन कर ली और कहा कि किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा अब मुझे अपने से ज्यादा पावरफुल कंट्री के साथ नहीं
नहीं करना है, अपने से कम पावरफुल कंट्री के साथ बिल्कुल कर लूंगा। इसके बाद उन्होंने एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म लेकर आए, जैसे कि पहले से रिलीजन के बारे में ही पढ़ाया जाता था, लेकिन इन्होंने मैथमेटिक्स, साइंस, लिटरेचर, लैंग्वेज जैसी जो चीजें हैं वो इंट्रोड्यूस की। एक छोटी सी गलती नेपोलियन बोनापार्टे ने ये की कि वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को अपनी ही तारीफ करवाते थे, यानी नेपोलियनिज्म नाम का एक सब्जेक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता था कि वाई नेपोलियन बोनापार्टे इज द ग्रेटेस्ट। इसके अलावा उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, अलग अलग बैंक्स खोले और नई करेंसी को भी स्टैब्लिश किया। कल्चरल रिफॉर्म्स लेकर आए, जिसमें लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड दिया जाने लगा उन लोगों को या उन आर्मी पर्सन को जो फ्रांस के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। बाय द वे, अवार्ड आज तक फ्रांस में चलता है। इसके अलावा रिलीजियस रिफॉर्म्स लेकर आए, पोप के साथ कॉन्कॉर्डेट एग्रीमेंट किया नेपोलियन बोनापार्टे ने और पोप को यह कहा कि अब आप सुप्रीम लीडर नहीं है, आप सिर्फ रिलीजियस एडवाइस देंगे, सुप्रीम लीडर नेपोलियन बोनापार्टे ही बनेगा। और इसके साथ साथ नेपोलियनिक कोड को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सिविल कोड, पीनल कोड, कमर्शियल कोड, क्रिमिनल कोड जैसे अलग अलग कानून बनाए। और नेपोलियन बोनापार्टे ने इन कोड्स को बनाते हुए यह भी कहा था कि वो 40 वॉर जो मैंने जीते हैं उनके लिए मुझे याद नहीं रखा जाएगा, लेकिन ये जो मैं आपको कोड या कानून बना के दे रहा हूं इसके लिए मुझे याद रखा जाएगा। और नेपोलियन बोनापार्टे की जो ये बेसिकली स्टेटमेंट थी वो आज तक सही तरीके से इंप्लीमेंट होती है। तो ये था हमारा नेपोलियन बोनापार्टे का एक पॉजिटिव साइन। लेकिन अभी भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन बची है। इसके बाद किस तरीके से डाउनफॉल आता है नेपोलियन बोनापार्टे का और फाइनली कौन सी ऐसी ट्रीटी होती है जिसमें फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली री एस्टैब्लिश किया जाता है। अगर आप इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की इंटरेस्टिंग स्टोरी को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद IAS Origin. Like, share and subscribe this channel. I'll see you in the next video. Thank you very much.